डॉक्टर बनने का वैसे कोई सोच नहीं था। हमारे यहाँ लोकेलिटी में बांग्लादेश से बहुत सारे पढ़ के जा रहे थे। यार इतना एंजाइटी सीवियर हो गया कि मुझे शाम तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। देखा तो आई गॉट ब्रिलियंट रिजल्ट उसमें, मतलब मेरा ऑनर्स आया था इवन फार्मा में उस सब्जेक्ट में भी ट्राई करूँ। आपने अभी लाइसेंसिंग एग्जाम दिया है, तो लाइसेंसिंग एग्जाम क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? तो आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? मुझे लगता था कि मैं नहीं होता। Welcome back to our YouTube channel. I am Ansul, currently studying in Nam Medical College, Bangladesh, and I hope you are doing great and having a fantastic day. And we are also good. And today we have very special guest with us, Dr. Avinash Pure and Dr. Abhishek Jha. They both are from Nepal, and they have just completed their MBBS from the Inam Medical College, Bangladesh, and they are outstanding student during their academic session. They are also hardworking, dedicated, and committed scholar during their academic session. Not only this, they both have cleared the Nepal medical licensing examination in very first attempt. And today we will know how they have prepared for this examination and how they have managed the MBBS journey with the personal life. So without delay, let's start this video. तो भैया आप बताओ कि आपका जो लाइफ था यहाँ आने से पहले, बांग्लादेश आने से पहले कैसा था, और आपने MBBS क्यों चूज किया और आप बाकी प्रोफेशन क्यों नहीं चूज? डॉक्टर बनने का वैसे कोई सोच नहीं था। मेरे पेरेंट्स का एक ख्वाब था कि लड़का डॉक्टर बने, और ऐसा हुआ कि जब सच्चाई बताऊँ तो जब मैं 7th 8th में था तो मुझे मैथ थोड़ा अच्छा लगता था, और धीरे धीरे मुझे साइंस की तरफ इंटरेस्ट झुकाव बढ़ता गया। फिर साइंस में भी देखा कि फिजिक्स में भी मैथ आ रहा है, तो शुरू में तो मैंने मैथ से भागने के लिए बायोलॉजी को पसंद किया। बट जब पढ़ते गया 8th 9th में, और मेरे पापा ही मेरे साइंस टीचर हैं, तो इंटरेस्ट आने लगा। फिर 10th में जाके फिर 11th में मैंने दोनों लिया। मैंने 11th 12th में मैथ और एक्स्ट्रा मैथ लिया, फिर बायोलॉजी लिया। फिर भी मुझे मैथ उतना फैसिनेटिंग नहीं लगा, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। और एक ये हुआ कि मुझे अच्छा लग रहा था बायोलॉजी पढ़ने में। मैं विजुअलाइज करता था चीज़ों को, ऐसा लगता था मुझे कि मैं जब पढ़ता था ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन सिस्टम्स, तो मैं उसको विजुअलाइज करता था, तो मुझे कुछ टफ नहीं लग रहा था पढ़ने में। बट इसलिए मुझे बायोलॉजी में इंटरेस्ट पड़ गया। और सेकेंडली मेरे जो कुछ मेंटर्स थे वो बाय लक वो लोग मेडिकल प्रोफेशन में ही थे, तो उनसे भी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो गया, मैंने ये प्रोफेशन चुना। अब जब छोटा था तब से ही मुझे जस्ट हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं। मेरे गांव वाला सिरा, वहाँ से बिलोंग करते। वहाँ से मतलब हम जब बड़े हो रहे थे, सब एक रेस ही चल रहा था कि या तो हम लड़के हैं तो या तो डॉक्टर होना चाहिए, इंजीनियर होना चाहिए। तो जब छोटे थे तो क्लास में भी सब कोई लोग पूछते थे क्या बनोगे, तो बोलते थे डॉक्टर। तब छोटे से और पता ही नहीं था डॉक्टर और इंजीनियरिंग के अलावा। जब छोटे थे तब थोड़ा बहुत क्रिकेट में पैशन था, लेकिन क्रिकेट का उतना था नहीं जब हम नेपाल से बिलोंग करते थे। तो जब छोटे थे तभी से ही डॉक्टर होने का एक इच्छा था। उसके बाद पापा भी सीख हुए, उनका ऑपरेशन हुआ। तब भी छोटा था, तब लगता था कि अगर मैं डॉक्टर होता शायद मैं पापा को और हेल्प कर सकता था। उसी से मुझे छोटे से इसलिए डॉक्टर बनने का ही इच्छा थी। एक रीज़न ये भी था मेरा कि जब मैं छोटा था तो मेरे पापा का एक एक्सीडेंट हुआ था, तो बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था, और ही वाज नियर टू डेथ, ऐसा ही था। मोस्ट ऑफ द डॉक्टर्स ने रेफर कर दिया बड़े अस्पताल में उन्हें। फिर एक धरान करके हॉस्पिटल है BPKHS, वहाँ पे एक डॉक्टर थे, आई कांट रिमेंबर द नेम, क्योंकि मुझे मेरे दादाजी भी थोड़ा नाम बोल पाए थे। सो हम एम्स के डॉक्टर थे तब, तो उन्होंने बोल दिया था कि आई हैव ओनली 1% होप दैट ये आपका लड़का बचेगा। फिर जब हुआ ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ भगवान की कृपा से, भी ठीक है, पापा सब अच्छे हैं। तो वहाँ से मुझे मेरे फैमिली, मेरे ग्रैंडफादर ने भी मुझे वो किया कि मतलब उनके नज़रिए में जो डॉक्टर का जो इम्पोर्टेंस है, वहाँ उस समय से मुझे लगा कि हाँ डॉक्टर कुछ चेंज कर सकता है, किसी का लाइफ का चेंज कर सकता है। तो और मेरे पर्सनल एक लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रखा है, इसलिए भी मैंने प्रोफेशन चुना था। तो सेकंड क्वेश्चन है कि व्हाई यू हैव चूजन बांग्लादेश? आप जो है रसिया, पोलैंड, तजाकिस्तान और कजाकिस्तान, आप ये सब भी चूज कर सकते थे, बट आपने बांग्लादेश ही क्यों चूज किया? बांग्लादेश, हाँ, ये तो अब जैसे हमारे यहाँ पे +2 HSC पास करके उसके बाद हमें एंट्रेंस एग्जाम देना होता है कहीं पे भी जाने के लिए, चाहे तुम नेपाल में भी पढ़ो बाहर भी पढ़ो। हमारा क्राइटेरिया हो गया। MBBS पढ़ने का मन था, तो एंट्रेंस हमारे यहाँ पे HSC के रिजल्ट आने के 3 महीने बाद होता है। फिर उतना
पढ़ा नहीं कि, लेकिन दोस्तों ने बोला घर पे था तो घर पे तो बोल नहीं सका कि एग्ज़ाम नहीं दूंगा। गया एग्ज़ाम दिया, लकीली पास हो गया लेकिन उतना ज़्यादा अच्छा मार्क्स नहीं आया, जिसके कारण से हमारे वहाँ पे क्या होता है, क्राइटेरिया होता है कि तुम्हें कितना मार्क आएगा उस हिसाब से तुम्हें कॉलेज मिलता है। तो उस हिसाब से अच्छा मार्क्स नहीं था मेरा। तो फिर नेपाल में हमारे वहाँ पे थोड़ा सिस्टम भी अलग है। जब हमारे वक्त था तभी कोई भी मेडिकल कॉलेज में पढ़ोगे तो पैसा एक बार में ही देना होता है। जैसे मान लो कि 60 लाख 70 लाख इंस्टॉलमेंट नहीं है, एक बार में ही देना होता है। तो हम लोग उतना ज़्यादा रिच फैमिली से बिलोंग भी नहीं करते, पापा के पास एक बार में उसका था भी नहीं। और फिर वहाँ से उसके बाद हमारे यहाँ लोकेलिटी में बांग्लादेश से बहुत सारे पढ़ के जाते हैं और फिलीपींस चाइना वगैरह में थे, लेकिन जैसे आप हम भी तो सुनते जाते हैं तो सुनने में आता था उतना क्वालिटी अच्छा नहीं है। तो करके पापा ने बोला कि चलो बांग्लादेश में, अपने नाम में क्यों, मेरे बड़ी बहन, उसके बाद मेरे भैया वगैरह थे, जो भैया थे, ये मेरे बहन की बड़ी, तो वो लोग यहीं से पढ़ के गए थे। तो पापा ने बोला कि चलो बांग्लादेश ही क्लिक कर दो। उसके बाद कि हमारे बजट में भी आ रहा था, इंस्टॉलमेंट भी था, इसलिए मेरा तो कहीं बाहर जाने का सपना ही नहीं था। पहले मैं चाहता था कि नेपाल में ही पढ़ूँ। मैंने हर हमेशा चाहा था कि कुछ स्कॉलरशिप वगैरह मिले, क्योंकि मैं एक टीचर का लड़का था। फिर लाइफ में उतना नहीं रखा था कि मैं किसी दिन कहीं से पढ़ूँगा, ठीक है। तो फिर पढ़ा, 11th-12th में अच्छा ही किया, मतलब 11th में थोड़ा कम आया, फिर 12th में अच्छा किया, इंट्रांस में भी अच्छा ही पढ़ा था। और मेरा बहुत तबीयत खराब हो रहा था जब मैं काठमांडू था, तो मैं पढ़ नहीं पा रहा था उसके बाद से। और 12th उसके बाद होता है ना, एग्ज़ाम जब आते थे तो तभी मेरा तबीयत ज़्यादा खराब हो रहा था। फिर भी एग्ज़ाम दिया, फर्स्ट ईयर मैंने ईयर गैप किया है। पहला ईयर अच्छा गया, फिर दूसरे ईयर्स में पहला ईयर भी एग्जाम सारे पास करता था, बट उतना स्कोर अच्छा नहीं आता था, मतलब अच्छा ही आता था, ज़्यादा अच्छा नहीं आता था, तो रैंक कोई सिलेक्शन की। फिर मैंने एक ईयर गैप किया और सोचा कि इस बार से करूँगा। उस वक्त भी मेरा एग्ज़ाम हुआ, अच्छा ही गया था एग्ज़ाम, बट हमारे नेपाल का उस साल का वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। तो फिर मेरे पास डिसाइड करने के लिए बस वैसे थे कि आइदर आई हैव टू लॉस 1 ईयर अगेन, और आई हैव टू लॉस 1 ईयर, और आई हैव टू गो आउटसाइड। क्योंकि बांग्लादेश में एक सिस्टम है कि आप 1 ईयर से ज़्यादा नहीं रह सकते हैं, गैप नहीं मेंटेन कर सकते हैं। और मुझे कभी भी चाइना, रसिया, ये फिलीपींस वगैरह पढ़ने का वो नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि साउथ ईस्ट एशिया में जो हमारे ये बांग्लादेश, इंडिया, चाइना, सॉरी नेपाल, इनका जो पेशेंट का वो डिजीज वो है, मतलब पेशेंट का जो फैक्टर है सारा सेम होता है, इन्वायरमेंटल फैक्टर सेम है। तो मुझे यही था कि मैं इधर नेपाल या बांग्लादेश में नहीं पढ़ूँ या पाकिस्तान। तो फिर पापा ने भी बोला कि तू यहाँ पर रह कर, ये ज़्यादा ही बीमार होता है, तू लॉस मत कर, इट ट्राइड। और एक जो विनाश ने बोला इंस्टॉलमेंट, मेरा जब मैंने नेपाल में भी काउंसलिंग में जब मिला था मुझे, तो वहाँ पर जो कॉलेज मुझे मिले थे, तो वो लोग विदिन 6 मंथ्स और विदिन डाउन पेमेंट ऐसा ही कुछ, तब हमारे अब अच्छा है, बट तब ऐसा ही था, इसलिए ज़्यादा वो नहीं हमारे पास था कि हम अफोर्ड नहीं कर पाते कि 6 महीने में सारा पेमेंट करो। और यहाँ पर हमने देखा कि 6 ईयर्स तक इंस्टॉलमेंट्स है, ये भी एक बड़ा रीज़न है। तो भाई आप लोग तो नेपाल से हो, तो आप जब यहाँ पर आए तो यहाँ पर तो बंगाली बोला जाता है, और आपको बंगाली बोलने में क्या प्रॉब्लम वगैरह आया क्या, और क्या डिफरेंट है क्या नेपाली से बंगाली लैंग्वेज? तो ये सोच के जब तुमने बोला ना तो हंसी आ रहा है, मतलब क्योंकि हम लोग तो पहले भी कुछ लैंग्वेज में बोला था, तो बड़े भाई वगैरह थे, तो उन लोगों ने बोला 2-4 स्लैंग होता है जो हमारे वहाँ पे यूज़ होता है, यहाँ पे उसका मीनिंग डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे ना बोलूँ तो ये अच्छा है। फिर उसके बाद हम लोग को तो कुछ नहीं आता, जैसे अंडे को डीम बोलते हैं, तो कुछ नहीं आता था, तो हम लोग बोलते थे, जब हमारे यहाँ पे तो मतलब खाना रखते, मतलब जो खाने वाले मेड रखते हैं, तो वो उनको कैसे बोलते थे, हाँ इशारे में बात करते कि बोलना नहीं आता क्या बनाना है। अब जैसे बोलना है कि गोभी बनाना है, तो उनको बोलते थे कि गोभी फ्री से निकाल के ऐसे, मतलब आता ही नहीं था। तो फिर धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे फिर हमारा क्या होता है, जो हमारा, मैं नेपाल से भी, मध्य से बिलोंग करता हूँ, तो हमारा मैथिली लैंग्वेज है, तो मैथिली लैंग्वेज जो हमारा जो लिपि से आता है ना उधर से, और इधर का बांग्ला का जो है वो थोड़ा बहुत वर्ड मैच करता है। जैसे हम लोग हमारे वहाँ पे भी, मतलब वाइफ को उधर भी बहू बोलते हैं, यहाँ पे भी बहू बोलते हैं। उसके बाद वही बाजार वगैरह थोड़ा बहुत वर्ड मिलता है, फिर उसको वर्ड को सेंटेंस बनाते बनाते कभी किसी में हिंदी, मैथिली, भोजपुरी सब घुसा के उसके बाद हम लोग सीख गए। तो फिर अभी तो नॉर्मली डिशेंस बंगाली बोल लेते हैं। फिर दोस्त वगैरह, बंगाली दोस्त वगैरह है बहुत सारे, उनके साथ फ्रेंडशिप हो गई अच्छे से, वो लोग ने सिखाया हम लोगों को, उनसे सब बहुत बंगाली सीखे उनके साथ।
फिर हो गया, हो जाता है। आपका भैया आपका क्या एक्सपीरियंस है? आप मेरा तो फर्स्ट थिंग जब मैं बांग्लादेश आया तो फर्स्ट मतलब जो स्ट्रेसफुल कंडीशन था मेरे लिए यही था कि मैं पहले से स्टेट था कि वहाँ पर कैसे सीखूंगा लैंग्वेज। यहाँ आने के बाद जब मैंने एयरपोर्ट पर उतरा तो आते ही वो एक अलग सी गर्मी वहाँ पर यहाँ पर है गर्मी नेपाल से। फिर आया, फिर जब मैं गाड़ी में बैठा तो बाहर की तरफ में देख रहा था, दोनों तरफ हर तरफ बांग्ला में लिखा हुआ है, मतलब कुछ इंग्लिश में लिखा हुआ नहीं है, मैं कुछ पढ़ नहीं पा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं कहाँ पे गया हूँ, मतलब पूरा उल्टा उल्टा नजर आ रहा है। फिर डिकोड ही नहीं कर पा रहा हूँ उसको। फिर यहाँ आने के बाद मैंने पहले 2-4 दिन तो हमने मेरे बंगाली जो दोस्त वगैरह मैंने बनाने की कोशिश की, उनसे इंग्लिश में ही बात की। फिर अल्टीमेटली मैंने जो ख्याल करके देखा कि वो जो अविनाश ने बोला कि हमारा जो मैथिली लैंग्वेज है उसके साथ अच्छा खासा मिलता है। मैथिली हो, हिंदी हो, मतलब वो भोजपुरी जो हमारा जो बेसिक लोकल लैंग्वेज है उनके साथ नेपाली सबके साथ थोड़ा बहुत मिलता है। तो मुझे लगता है हमें उतना प्रॉब्लम नहीं होता है सीखने में। जिसको मैथिली आती है उसको जो और फास्ट वो सीख पाता। मैंने करीब 1.5 महीने में अच्छा सा सीखा और मेरा बांग्ला फ्लुएंसी अंत में आके बहुत अच्छा था। मतलब इवन आई कैन, मुझे ऐसा भी दिन याद है कि बांग्ला ना बोलने के कारण से मैंने एक ड्रेस जो एक पैंट लिया था, मैंने 600 का पैंट 1600 में लिया है। और अभी मुझे पता है कि मैं बांग्ला फ्लुएंसी के कारण से मेरा बार्गेनिंग स्किल इतना अच्छा हो गया है कि मैं उस पैंट को 400 में ले सकता हूँ, कोई मुझे पहचान नहीं पाता इस कारण से। तो बांग्ला अल्टीमेटली टफ था शुरू में, बट अभी आके लगता है कि उतना भी टफ नहीं था। तो मैं इसी के साथ मैं अपना स्टोरी भी शेयर करना चाहूँगा। जब मैं यहाँ पर आया था तो सच में बंगाली हिंदी से मिलता जुलता है, बट हमें जितना मालूम नहीं था इसके बारे में। बट मैं था जो वेजिटेरियन था, तो यहाँ पर आया था तो खाने वगैरह में मुझे प्रॉब्लम होता था। तो मैं है जो वेजिटेरियन जो है खाना वो मैं ढूंढ रहा था। तो यहाँ पर मुझे एक इस्कॉन टेम्पल मिला जहाँ पर जो है वेजिटेरियन खाना मिलता था, बनता था। बट हम अपने पेरेंट्स के साथ गए, उनसे बात किया, बट उतना अच्छे से बात नहीं हो पाया। तो भैया थे हमारे तो इन्होंने है जो हेल्प किया हमें और उन्हें बात करके उन्हें बताया कि हाँ यहाँ पर बंगाली में अच्छे से समझाया उन्हें कि इन्हें ये ज़रूरत है। तो मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि हाँ बंगाली बोलना बहुत ज़रूरी है। और उस समय मैं डिसाइड किया कि हाँ बंगाली सीखना ज़रूरी है और बंगाली सीखना कंपलसरी है यहाँ पर। कंपलसरी है क्योंकि एक पढ़ाई में हेल्प होता है कि हम जब पढ़ते हैं तो टीचर्स तो हम इंग्लिश में, हमारे टीचर्स सपोर्ट देते हैं पूरा इंग्लिश में पढ़ाई, बट कुछ चीज़ हमें बांग्ला में जैसे कि हम लोकल लैंग्वेज में अच्छे एक्सप्लेन कर पाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन बांग्ला में धीरे धीरे तुम्हें पेशेंस के साथ भी डील करना होता है। 3rd ईयर के जाते वक्त तुम्हें वार्ड में जाना होता है, 5 ईयर तक तुम्हें पूरा एज ए डॉक्टर इंटर्नशिप करना होता है। तो सबके लिए तुम्हें बांग्ला में लोकल लैंग्वेज बांग्ला सीखना ही इम्पोर्टेंट है। जो गांव से आते हैं यहाँ पे वो इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं समझते, तो उन लोगों के साथ तो बांग्ला में ही बोलना पड़ेगा। तो इसलिए बांग्ला तो चाहिए होता है बांग्लादेश में, लेकिन हो जाता है बांग्ला 1 हफ्ते 1 महीने 2 महीने। बट फ्रेंड्स अगर बहुत सारे हैं जो साउथ से आते हैं, जैसे साउथ इंडिया वगैरह होते हैं, तो वो लोग बंगाली नहीं बोल पाते हैं, वो लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर अगर आप उधर से आते हो अगर बंगाली नहीं जानते हो तो आप यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। हाँ आप इंग्लिश भी लोग समझते हैं, इंग्लिश भी बोलते हैं, तो आप इंग्लिश भी बोल सकते हो। तो आपने अभी लाइसेंसिंग एग्जाम दिया है, तो लाइसेंसिंग एग्जाम क्या है और उसका एग्जाम पैटर्न क्या है? लाइसेंसिंग एग्जाम जैसे कि हम जब बाहर पढ़ते हैं, जो भी फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं, मुझे नेपाल इंडिया के तो पता है, तो जो फॉरेन ग्रेजुएट्स होते हैं उनको अपने होम कंट्री में एक एग्ज़ाम देना पड़ता है, जिसके जो दे के हम होम कंट्री में प्रैक्टिस कर पाएंगे। ठीक है, तो लाइसेंसिंग एग्ज़ाम इंडिया का होपफुली सबको पता होगा, मैं नेपाल की बात करता हूँ। हमें 6 मंथ्स जब इंटर्नशिप तो कंप्लीट हो जाए उसके बाद हमें लाइसेंस लेने का अवसर मिलता है। तो इस एग्ज़ाम के लिए हमारे जैसे कि एग्ज़ाम में 180 क्वेश्चन आते हैं, 130 सिंगल मतलब MCQ रहते हैं और 50 क्वेश्चन रहते हैं जो क्लिनिकल बेस्ड रहते हैं क्वेश्चन, मतलब कंडीशन बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। तो उसमें भी 90 आते हैं तो पास होते हैं। तो हमारा एक्सपीरियंस यही रहा है कि जब लाइसेंस के लिए जो पढ़ाई है, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कि जो लाइसेंस के लिए पढ़ाई है ये टफ हो जाता है, क्योंकि इंटर्नशिप करते करते हमें पढ़ना पड़ता है और रहता है फिर कि सारे 6 वर्ष का जो 6 ईयर्स का जो टोटल सब्जेक्ट है वो पढ़ना पड़ता है। तो मैंने पर्सनली कुछ ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया था। एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देते वक्त एग्ज़ाम देकर जब मैं निकला, मैंने बहुत जल्दी एग्ज़ाम पेपर ख़त्म किया। एग्ज़ाम देकर जब मैं निकला तो मुझे ये लगा कि हम 2 महीने 4 महीने सिर्फ पढ़ के एग्ज़ाम पास कर सकते हैं, बट वो मुश्किल होगा। तो जो थ्रू आउट द MBBS जर्नी हम जो पढ़ रहे रहते हैं, जो सबकॉन्शियस माइंड में है,
वो अगर हमने अच्छे से, मैं हर हमेशा अपने जूनियर्स को भी बोलता हूँ और बहुत को भी बोलता हूँ, मैंने भी खुद ट्राई किया कि एटलीस्ट ट्राई टू गो विद द मेन टेक्स्ट बुक्स, एटलीस्ट शुरू से ही MCQ टेस्ट देखते रहो। तो वो क्या होता है कि तुम जब लाइसेंस के वक्त, जब एग्जाम इंटर्नशिप के वक्त एग्जाम देने जाओगे, तुम्हें एक ही बार में उतना प्रेशर नहीं करना पड़ेगा, तुम्हें पहले से भी MCQ का पैटर्न पता रहेगा। और अब तो बहुत अच्छा हो गया, यहाँ पे भी इंटीग्रेटेड रहता है, क्वेश्चंस वगैरह सारे इंटीग्रेटेड आ रहे हैं। तो इंटर्नशिप के दौरान हम क्या कर रहे हैं वो भी देखना पड़ता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस होता है जो क्लिनिकल बेस्ड होता है। अब हम सिर्फ रट कर पढ़ के नहीं कर पाएंगे, हमें जो इंटर्नशिप में हम देखते हैं, मेरा बहुत ऐसा क्वेश्चंस थे जो हमने यहाँ खुद का एक्सपीरियंस, अब ट्रीटमेंट क्या करते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ मैनेजमेंट, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है। पहले आता था डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे कि व्हाट इज दिस, व्हाट इज दैट, व्हिच वन ऑफ दिस इज दिस, ऐसा करके आता था। अब ऐसा नहीं आता है, अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन चेंज हो गया है, दिन प्रतिदिन टफ होते जा रहा है। इंडिया का FNG भी टफ होते जा रहा है, नेपाल का हमारा NMCL बोलते हैं, नेपाल मेडिकल काउंसिल लाइसेंस एग्जाम, वो भी टफ होते जा रहा है। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस अपग्रेड होते जा रहे हैं, तो सारा इंटीग्रेटेड आ रहा है। तो उसके लिए ड्यूरिंग इंटर्नशिप हम शुरू से ही जो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये चीज़ सब देखते रहेंगे। उसके बाद जो हम एक वार्ड में जैसे जाते हैं, तो ये पेशेंट को कैसे, कौन सिम्टम्स लेके आए थे, कैसे कैसे हमने ट्रीटमेंट प्लान हमने कैसे किया, फर्स्ट स्टेप मैनेजमेंट क्या है, उसके बाद का मैनेजमेंट क्या है, लास्ट ऑप्शन क्या है इसका, मतलब ये सारा हमें इंटीग्रेटेड देखना पड़ेगा। और ये जब देखोगे और थोड़ा बहुत मुझे लगता है अगर एकदम अच्छे से तुमने पढ़ा है तो लाइसेंस उतना टफ नहीं रह जाता है। और अल्टीमेटली जो एग्जाम है तो कभी कभार बैड लक होता ही है, बट अल्टीमेटली पढ़ के थोड़ा भी पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा हर रोज, और साथ में तुम जो कर रहे हो उसको तुम उससे भी सीखना पड़ेगा। सो यू कैन, इफ यू सीक एन एग्जाम देन मेरा थोड़ा डिफरेंट है, मुझे तो हो गया ब्रिलियंट स्टूडेंट, हम लोग हो गए नॉर्मल स्टूडेंट जो इधर उधर निकाल के पास करने वाले। एक बार मैं भी पास हो गया, परसों दिन आपकी कृपा से। मैंने भी पढ़ा था, लेकिन ये सबसे अच्छा मुझे क्या लगा, ये हमारा लाइसेंस एग्जाम में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं है इससे, और फिर नेगेटिव मार्किंग नहीं है इससे। तो क्या होता है, हम लोग हमारी तरह स्टूडेंट हम जो थोड़ा बहुत जो जय माता दी में भी 5-10 मार्क निकल जाते हैं और फिर पास हो जाते हैं। तो फिर ऐसा ही हुआ, मैंने भी एग्जाम दिया, मैंने भी पढ़ा था, शुरू से ही पढ़ा था। ये नहीं बोलूँगा कि नहीं, इंसान कितनों के मुझे सुनोगे नहीं, मैं तो पढ़ा ही नहीं सकता है और जय माता दी सब लगा गया, वो ऐसा कोई नहीं, ऐसा नहीं होता है। वो सब जो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर्स तो क्या होता है, टॉपर्स तो अबे यार एक रात में अभी तक तो नहीं मैं पढ़ा हूँ, अभी अब स्टार्ट ही करूँगा, लेकिन कल आ जाता है ऑनर्स इनकी तरह। फिर हमें ऐसा नहीं है, हम तो चलता है थोड़ा बहुत पढ़े, फिर 2000 जय माता दी में भी लगा है, इसीलिए लाइसेंस की एग्जाम में थोड़ा वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इसके कारण इंडिया में भी नहीं है, हमारे नेपाल में भी नहीं है नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं है, ये अच्छा है। तो भैया बाकी जो कंट्री है जैसे रसिया वगैरह हो गया, पोलैंड वगैरह, तो वहाँ पर जो है अलग से वो जो कोचिंग करते हैं, तो क्या यहाँ पर कोचिंग की जरूरत पड़ती है, या फिर यहाँ का जो स्टडी पैटर्न है, जो हमारा सिलेबस है, क्या काफ़ी है उसके लिए? देखो, जो कोचिंग यहाँ पे भी करते हैं लोग, राइट चॉइस करते हैं, क्योंकि अब हर एक रूटीन मेंटेन करना, एक डिसिप्लिन मेंटेन करना वो मुश्किल हो जाता है सेल्फ स्टडी में हर कोई के लिए। तो एक कोर्स पैटर्न, जब इतना बहुत कोचिंग इंस्टीट्यूट है, कोर्स पैटर्न रहता है उनका, डिजिनेटेड एक एग्जाम, वो MCQ जो मॉक टेस्ट लेते रहते हैं, वो सारा अगर तुम लेना चाहो तो उसके लिए तो कोचिंग ज्वाइन करते हैं। मैंने कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, मैंने सेल्फ स्टडी किया था। बहुत लोग सेल्फ स्टडी करते हैं, सिर्फ कोर्स कंटेंट के लिए क्या क्या आ सकता है, मटेरियल्स के लिए हम बहुत कोचिंग से वो होता है, या कोचिंग का बुक ले लिया, बट हमने सेल्फ स्टडी किया था। और मैंने कहा कि अगर तुम अगर थोरो द MBBS तुमने अच्छे से पढ़ा है, तुमने कॉन्शियसली पढ़ा है, ये नहीं कि तुमने सिर्फ एग्जाम के लिए रटा है, पढ़ा है, ऐसा नहीं, तुमने थोड़ा बहुत भी समझ कर पढ़ा है, तो तुम पढ़ते रहोगे। इंटर्नशिप के दौरान भी तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, ये नहीं कि नहीं पढ़ना पड़ेगा, तुम सेल्फ स्टडी करके भी तुम कर सकते हो। तो आप दोनों ने कोचिंग नहीं किया या आपने, जैसे आप नेपाल से आए तो वहाँ का जो स्टडी पैटर्न था वो थोड़ा डिफरेंट था एज कम्पेयर टू हियर। सो आप यहाँ पर आने के बाद आपने स्टडी पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिला? यहाँ नेपाल में बेसिकली हम देखते हैं कि एक ड्यूरेशन का ही फर्क है, जो यहाँ पर MBBS का ड्यूरेशन होता है थोड़ा यहाँ से कम होता है। यहाँ पर 5 ईयर एंड 6 ईयर का लग जाता है, वहाँ पर 5.5 में खत्म हो जाता है। और पढ़ाई के जो कोर्स का करिकुलम की बात करें तो वहाँ पर 2 यूनिवर्सिटीज है बेसिकली हमारे, तो उनमें भी थोड़े डिफरेंस क्या है कि जो यहाँ का है, यहाँ पर हम लोग आइटम्स देते हैं रोज, प्रॉप सिस्टम है, वहाँ पर ईयर सिस्टम है और सेमेस्टर सिस्टम है ऐसा। फिर यहाँ पर हम प्रॉप देते हैं 4 प्रॉप, वहाँ पर एक प्रॉप सिस्टम नहीं है, ईयर सिस्टम है। और वहाँ का क्या कि हम यहाँ पर वहाँ पर पढ़ाई होता है सिस्टम वाइज। सपोज हम फर्स्ट 2 ईयर बेसिक साइंस बोलते हैं,
उसमें फर्स्ट ईयर में 2 सिस्टम्स पढ़ते हैं, उसी का हम 6 सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सारा पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री, फार्मा, पैथो सारा। और फिर लास्ट के 1 ईयर पढ़ेंगे हम, मिडिल के 1 ईयर पढ़ेंगे फॉरेंसिक कम्युनिटी, और फिर लास्ट के 2 ईयर क्लिनिकल पढ़ेंगे। बट यहाँ हमारा क्या सब्जेक्ट वाइज है, जैसे कि हम फर्स्ट 1.5 ईयर जिसको फर्स्ट क्रॉप बोलते हैं, हमने एनाटॉमी पढ़ा, फिजियोलॉजी पढ़ा, बायोकेमिस्ट्री पढ़ा, फिर अगले 1 ईयर में हमने फॉरेंसिक कम्युनिटी, फिर पैथो, फार्मा, माइक्रो, फिर हमने लास्ट में मेडिसिन सर्जरी लेंगे। तो एक अप्रोच वहाँ का भी अच्छा मुझे लगता है कि हम शुरू से ही इंटीग्रेटेड अप्रोच में चलते हैं, कि हम शुरू से ही एक सब्जेक्ट को, सिस्टम को पकड़ के उसका सारा हर तरफ से देख सकते हैं उसको अच्छे से। और ये सिस्टम भी अच्छा है कि हमको शुरू में ही एनाटॉमी अच्छे से पढ़ा दिया जाता है, फिर हम उसको सर्जरी में अच्छे से अप्लाई कर पाते हैं। और एक चीज़ अच्छा है बांग्लादेश का मेरे नज़रिए में कि वो है आइटम सिस्टम। एज ए स्टूडेंट तो बुरा लगता है अब ये दोस्त ने बोला आइटम का, तो आइटम का एक किस्सा होता था। हम लोग, अब जैसे हम लोग तो नेपाल से बिलोंग करते हैं, तो वहाँ पे बेसिकली क्या होता है, मैं पहली बार यहाँ पे आया, तो ऐसे भी मैं 15 दिन लेट था, तो फिर 15 दिन लेट था, तो यहाँ पे पहले दिन से ही आइटम शुरू हो जाता है। मेरा दोस्त, मेरा रूममेट सुनील रहती है, तो मुझे सुनील ने पहले बोला कि यहाँ आइटम होता है। मैं पहले सुन के आइटम होता है, वहाँ पे आइटम अलग हो जाता है। यहाँ पे मुझे पहले तो पता चला, पहले तो पूछा मैंने उसे डिटेल में आइटम क्या होता है, क्योंकि आइटम पहला मेरा जो सेंस था वो आइटम का दूसरा सेंस था अलग वाला। अब यहाँ से इसके बाद आइटम हुई, फिर रोना धोना हुआ 15 दिन। वो लोग तो जल्दी आ गए थे, तो इन हम लोग भी लोग 7 दिन लेट ही आए थे। तो, लेकिन इन लोगों का ज़्यादा नहीं, मतलब वो गैप हुआ था, मेरा 15 दिन हो गया था। फिर फिर उसका दोनों बेनिफिट है, एक मैं बोलूँ एक ड्रॉबैक्स ये है कि हम लोग कंटिन्यूस प्रेशर में रहते हैं, मतलब कभी भी खुद का, हर इंसान के लिए कभी कभार खुद को टाइम देना पड़ता है, कोई मेंटल फैमिली इशू होता है, बहुत इशू होता है जो हर रोज एक ही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकता है। मेरा बट आइटम के दौरान हमें पढ़ना ही पड़ता है, अगर नहीं करें तो पेंडिंग होता है। और इसका अच्छा है कि हम कंटिन्यूस पढ़ाई के प्रोसेस में भी रहते हैं, तो हमें पाइल अप नहीं करते थे। हाँ, तो फिर मेरा 15 दिन डिले हुआ था, तो फिर हमारे यहाँ पे पहले थोड़ा स्कर्ट हुआ था, स्टर्नम का आइटम था। मुझे बोला कि तुम लोग आगे का तो रेगुलर देते रहो, पेंडिंग भी देते रहो। फिर स्टर्नम का मुझे तो कुछ नहीं पता किसको स्टर्नम बोलते क्या बोलते हैं, फिर मुझे सुनील ने पढ़ाया। वो लोग मुझे एक बार में बोल दिए, मैं पहली बार सुन रहा हूँ वर्ड क्या बोले, स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड। मुझे समझ में नहीं आ रहा, ये वर्ड मेरा मेडिकल लाइफ का पहला वर्ड है, स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड, जो मैंने रटा हुआ है। अभी तक वो जिंदगी नहीं भूल गया, मुझे आ ही नहीं रहा है, आधे मैं भूल जा रहा हूँ। वो लोग सारे ये लोग इसको पूछा हूँ स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड, वो भी एक बार में बोल देता है। फिर मैं 3 घंटे लगा के सिर्फ स्टर्नम पढ़ा, जो आधा घंटा लगता है। फिर रात को 3 बजे मुझे नहीं हुआ, फिर मैं घर में फोन करके बाथरूम जाके रोया, मेरे से नहीं होगा। मेरे बोला मैं भी बेस नहीं पढ़ सकता हूँ, मैं कल घर जा रहा हूँ, मुझे टिकट कर दो। लेकिन बाद में इन सब दोस्तों ने मिलकर बोला कि ऐसा होता है, हम भी आए थे, हमारे भी आइटम में प्रॉब्लम आता है। ये स्टर्नोक्लीरोमास्टोइड में मैं भी रोया था। पता नहीं क्यों, क्योंकि मतलब पहले बार था, और मतलब एक लाइफ में कभी आइटम नहीं दिया हमारा, मतलब भागा वाला नहीं होता है। इंसर्शंस ये सारा मेन ड्रॉबैक हमारे नेपाल में वहाँ पे सिर्फ रिटर्न होता है, ये भागा वाला सिस्टम कहीं पे भी नहीं है। फिर ये जो भागा पहले बार गया ना, कैसे करें सब जो है स्टम्प सब बोला तुम्हारा आइटम हो गया था, अगले दिन आना, वैसा हो गया था। तो फिर बाद में इन लोगों ने सबने बोला कि नहीं कुछ नहीं होगा। मेरा एक दोस्त था हमारे साथ ही, उसको भी यही हुआ, वो तो भाग गया, वो छोड़ दिया, MBBS छोड़ दिया वो। तो उन लोगों को उसको भी हम लोगों ने समझाया बहुत, लेकिन वो नहीं माना। मैं भी उसी लाइन में था, मेरे से नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ। लेकिन लोगों ने बोला कि हो जाएगा, धीरे धीरे दे, 1-2 बार पढ़, फिर हो जाएगा। फिर अभी तक यहाँ हूँ, अब रियली जा रहा हूँ, लेकिन खत्म करके अविनाश से डॉक्टर अविनाश फाइनली आप लोगों का फर्स्ट ईयर से लास्ट ईयर तक क्या रूटीन था, आप एक बार बताओ ऑडियंस को। ठीक है, फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जब हम लोग आए थे तो उतना हमारा कंट्री चेंज था, लाइफ स्टाइल थोड़ा चेंज हो गया, वहाँ पे अलग रहते थे, यहाँ पे फिर खाने वाने का सब कुछ अलग हो गया। तो फर्स्ट ईयर में थोड़ा डिफरेंस था, बाकी फर्स्ट ईयर के बाद सब सेम ही था। फर्स्ट ईयर में थोड़ा बहुत ज़्यादा झमेला होता है कार्ड वार्ड का, फिर टर्म हो गया, फिर रेगुलर आइटम बहुत ज़्यादा। लेकिन थर्ड ईयर के बाद यहाँ पे उतना आइटम का, फिर उसके बाद कार्ड वार्ड नहीं होता है। तो फर्स्ट ईयर मेरा तो सिंपल रूटीन था। मैं जब 12th में था तो मैं उतना अच्छा नहीं था स्टूडेंट पढ़ने में, लेकिन मेरे साथ मैं जब प्राइवेट स्कूल में रह रहा था काठमांडू में, तो एक टीचर थे मेरे साथ, वो जो हम लोग रूम शेयर करते थे। तो उन्होंने बोला था कि तुम कभी भी स्टडी करोगे या पढ़ोगे ना, तो एक एम रख के हर रोज पढ़ना। जैसे तुम आज कुछ पढ़ रहे हो, तो तुम्हें आज का क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना है, उस हिसाब से एक गोल सेट करके उस हिसाब से पढ़ना हमेशा, तो बहुत ईजी होगा। तो वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो मैं नॉर्मली जस्ट और घर पे रहता था, तो पापा अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, सुबह उठा करो। घर में फ़ोन आया, कभी बोला कि पापा पेट दुख रहा है,
तो सोता है 8 बजे तक तो पेट नहीं दुखेगा, उठता 6 बजे उठ के रहेगा तो पेट नहीं दुखेगा। कुछ भी हो तो उसमें ही सुबह नहीं उठते हो, योगा नहीं करते हो, तो फिर धीरे धीरे वही 6 बजे उठना हो गया। फिर उसके बाद जो आइटम होता था 8 बजे हमारा क्लास होता था, तो 6 बजे मैं उठता था, एक बार जो आइटम होता था वो देखता था, फिर क्लास आता था। 8 बजे वही ट्यूटोरियल वाला आइटम हो दिया, 2:30 बजे आता था, उसके बाद खाना। फिर मैं थोड़ा क्या था कि जिम करने का थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा सा शौक था, तो ये पास में जिम था, तो मैं 2:30 बजे खाना खाता था, 4 बजे जिम गया। मैं और मेरे दोस्त तेज है वो शुरू से हम लोग जिम जाते थे, 1.5 घंटा 4 बजे तक जिम किया। फिर बाद में आया, फिर वही खाना वाना थोड़ा बहुत नाश्ता वास्ता किया अपना। उसके बाद फिर 6 बजे से फिर थोड़ा चाय वाय पिए, फिर 6-7 बजे फिर वही आइटम स्टार्ट करो। फिर 1-2 घंटा पढ़ते थे, वही 10 मिनट पढ़ना, आधे घंटे मोबाइल। फिर उसके बाद वही रात को कभी मूवी देख लिया, थोड़ा बहुत मोबाइल वाला चैटिंग वाटिंग इधर उधर कर लिया थोड़ा बहुत, तो खुद का भी पर्सनल होता है ना, थोड़ा बहुत चैट बैठ किया, फिर रात को सो गए, फिर सुबह वही चल रहा था, वही चला। मेरा कुछ जैसे तुमने बोला ना फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर, मेरा रूटीन थोड़ा डिफरेंट था। मेरा रूटीन, मुझे लगता है मेरा रूटीन प्री कोविड और पोस्ट कोविड थोड़ा अलग था। जब मैं आया था यहाँ पे तो मैं हर दिन से थोड़ा ज़्यादा ही फोकस रहता था अपने पर शुरू से। और यहाँ आने के बाद मुझे और ज़्यादा मतलब एक इनर वो था कि मुझे अच्छा करना है, क्योंकि इतने कष्ट करके यहाँ पे आया है। तो फिर मैं फर्स्ट ईयर में मेरा था कि मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पढ़ाई में देता था, और मेरा एक को करिकुलर एक्टिविटी में खेलता था क्रिकेट, अभी भी हम खेलते हैं। सो सुबह मैं कभी भी सुबह नहीं उठ पाता हूँ, मतलब जब तक ज़रूरत ना हो। मैं लेट नाइट हूँ, मैं रात को 2:30-3 बजे तक पढ़ने का मुझे ये था। तो मैं हमेशा क्लास तो हमारा 8 बजे से होता था, तो हम 2:30 बजे तक क्लास करते थे, फिर आके खाना खा के फिर सोते थे 1 घंटा। 4 से मैं ऑलमोस्ट 4:30 से लाइब्रेरी जाता था। मैं कभी कभार खेलने जाता था, वरना हर रोज फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसा ही था कि मैं लाइब्रेरी जाता था। फिर लाइब्रेरी जाकर 7-8 बजे तक 9 बजे तक लाइब्रेरी खुलता है, फिर 8 बजे तक पढ़े, फिर आए, फिर थोड़ा बहुत बाहर घूमा, फिर दोस्तों के साथ फिर खाना वाना खा लेना था मैं 10 बजे। फिर 10 बजे के बाद फिर 1 घंटा फिर ऐसे मोबाइल वाले चलाए, फिर मैं पढ़ने बैठता था 11 साढ़े 11 से पढ़ने बैठता था, फिर रात को 2-2:30। तो ऐसा था कि मैं जल्दी पढ़ पाता हूँ, मुझे तो लगता है कि आई कैन रीड फास्ट, तो मैं पढ़ता था। बट एग्जाम्स के वक्त मैं फिर एग्जाम के वक्त रूटीन तो अलग ही होता है। मुझे लगता है मैंने हाईएस्ट एग्जाम के वक्त एक वन गो में मैंने शायद 18-20 घंटे भी पढ़े होंगे। और मिनिमम में ऐसा भी होता था किसी हफ्ते तो पढ़ता ही नहीं था, तो बस आया क्लास गया, ऐसा ही जब प्रेशर थोड़ा रहता था, तो प्रेशर से ज़्यादा पढ़ाई होता है मेरा। बट एज अ होल ये जैसे कि अब 5 ईयर में यही रूटीन रहा कि कभी कभार इन लोगों से इन्फ्लुएंस हो गया, जिम भी ज्वाइन किया, फिर छूटा, बट मैं खेलता था, ऐसे कि खेलता था। और मैं हर को-करिकुलर एक्टिविटी में भी यहाँ पर रहता था थोड़ा बहुत। तो ऐसा ही गया, कुछ नया नहीं हुआ 5 साल में, नॉर्मल लाइफ नहीं हुआ। और दोस्तों के साथ इंजॉयमेंट, जैसे कभी कभार गेम्स, मूवीज, घूमना हुआ, यही सब एक नॉर्मल स्टूडेंट की तरह। ठीक है, तो भाई आपने अभी 4 प्रॉफ दे रखा है, और आपका जो प्रॉफ का एक्सपीरियंस है और प्रॉफ के समय में जो स्ट्रेस होता है वो कैसा होता है, आप एक बात शेयर करें। प्रॉफ नाम से ही डर लगता है पहले तो बात। और जब फर्स्ट प्रॉफ हो, जैसे कि जूनियर, मैं अभी भी याद करता हूँ तो मुझे 2 प्रॉफ अभी भी याद आता है पूरा अच्छे से। मेरे लिए तो 4 प्रॉफ ही स्ट्रेसफुल था, बट फिर भी 2 प्रॉफ, फर्स्ट प्रॉफ और लास्ट प्रॉफ ज़्यादा स्ट्रेसफुल होते हैं। फर्स्ट प्रॉफ था, हम नए होते हैं, हमारे लिए प्रॉफ का एक्सपीरियंस नया होता है, इसलिए टफ होता है। बट पढ़ाई जब हम अच्छा पढ़ा होता है, क्योंकि हमें 1.5 साल का ड्यूरेशन मिलता है, हमने बार आइटम दिया रहता है, कार्ड दिया रहता है, तो डर रहता है कि हम वहाँ पर कैसे जाएंगे, क्या बोलेंगे थोड़ा बहुत। लेकिन हमने जो इतना प्रैक्टिस किया रहता है, मुझे लगता है फर्स्ट प्रॉफ उसलिए भयानक होता है क्योंकि हमारा नया रहता है। फिर हम सेकंड प्रॉफ में हमें इजी लगता है, क्योंकि हमें एक बार फर्स्ट प्रॉफ दिया रहता है, उतना टफ नहीं लगता। कोर्स भी था, मतलब फॉरेंसिक गवर्नमेंट छोटा सा कोर्स रहता है, हमने पढ़ा रहता अच्छे से। थर्ड प्रॉफ है, बड़ा प्रॉफ है मेरा। थर्ड प्रॉफ का मतलब एक अलग स्टोरी है। थर्ड प्रॉफ का एक स्टोरी है कि मैं फार्मा पैथो और माइक्रो था, और मेरे लिए सब दिन से प्रॉफ मतलब वो फार्मा, मुझे फिजियो अच्छा लगता है, उसी हिसाब से मुझे पैथो, माइक्रो, फार्मा बहुत ही मतलब एक मैंने अच्छा लगता था। तो फिर मैंने अच्छे से पढ़ा था, प्रॉफ अच्छे से, थर्ड प्रॉफ अच्छे से पढ़ा था। बट जब हमारे प्रॉफ से पहले हमें प्री बोर्ड ऐसा ही कुछ हुआ था, तो मैंने अच्छा स्कोर किया था। तो मुझे लगा कि आई कैन डू गुड इन इवन प्रॉफ्स, तो मेरा सेल्फ एक्सपेक्टेशन भी बढ़ गया उससे। और
मैं हर हमेशा ये लोग मुझे पहचानते हैं कि आई एम टू सीरियस फॉर माई स्टडीज। तो मैं ज़्यादा एकदम सीरियस रहता हूँ फार्मा के तो एक दिन हुआ क्या, मैंने रिटर्न जब था मेरा तो पैफो रिटर्न में अच्छे से दिया। फार्मा के वक्त हुआ क्या कि मेरे पास 4 नोट्स थे, तो 4 नोट्स मैंने डिवाइड किया था कि 2 दिन के गैप में 2 पढ़ूंगा। फिर मैंने पहले दिन तो 2 पढ़ पाया, फिर सुबह रात को लेट से सोया, सेकेंड दिन में मैं लेट से उठाया, मुझे नींद ही नहीं टूटा। फिर 10-11 बजा तो मुझे लगा कि मैं ये 2 नोट नहीं कर पाऊंगा, तो एंजाइटी स्टार्टेड कमिंग, और वहाँ से मुझे धीरे धीरे एंग्जियस होने लगा कि मैं नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे मतलब इतना एंजाइटी सीवियर हो गया कि मुझे शाम तक हॉस्पिटलाइज होना पड़ा। और कल मेरा प्रॉफ है और मेरे को अभी भी 2 शीट्स पूरे पढ़ने बाकी है, 2 पूरा। तो ऐसा डिसाइड किया मैंने कि मैं हॉस्पिटलाइज हुआ, इन लोगों को भी मैं ले गया, मेरे अविनाश, फिर धीरज, सुनील, 3-4 लोग साथी दोस्त थे मेरे, सब गए मेरे साथ हॉस्पिटल। वो लोग भी डिस्टर्ब हुए। फिर डिस्टर्ब होने के बाद मुझे ट्रीटमेंट वगैरह दिया, एंटी एंजाइटी की, मतलब मैंने कुछ नहीं लिया ट्रीटमेंट, मैंने सब ट्रीटमेंट भी डिनाई किया कि मुझे नींद आ जाएगी, फिर मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। बट अल्टीमेटली मेरा एंजाइटी कम नहीं हुआ। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं नहीं दूंगा एग्जाम। तो सुबह अब कल एग्जाम है, सुबह ये लोग सब पढ़ रहे थे, अब सब जा रहे हैं। मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि इस दिन के लिए मैंने इतना प्रिपेयर किया, मैंने अच्छे से पढ़ा था पढ़ा, और फिर मुझे अब ये ऐसा हो गया। तो फिर मुझे याद है ये लोग चल गए थे एग्जाम के लिए, और एग्जाम सेंटर मेरे इसी बिल्डिंग में था। तो फिर मेरे पापा ने मुझे फ़ोन किया, आई कैन स्टिल रिमेंबर दैट वर्ड, कि उन्होंने बोला कि तुझे फेल होना है, ठीक है, तू नहीं देगा, आई एम ऑलवेज विथ यू, ठीक है। मैंने बोला मैं आज भी नहीं दूंगा, अगला एग्जाम भी नहीं दूंगा। बोला कि कोई बात नहीं, बट तुझे अगर नहीं दिया है तो जस्ट यू गो एंड प्रेजेंट देयर, मैंने तुझको पढ़ाया है, आई नो यू। वो मेरे टीचर है, मेरे अपने बचपन से पढ़ा। उन्होंने बोला मुझे तुझे पता है, तू वहाँ पर जाके बैठ, बस तुझे 1 लाइन आए, ये 2 लाइन है, वही मत लिखना। मैंने बोला मैंने पढ़ा ही नहीं है 2 पूरा आधा से, बस बोला कि कोई नहीं, तू जाके बैठ। और मुझे याद है कि मैं वैसे घूमते घूमते गया प्रॉफ देने, और जब मैंने लिखना स्टार्ट किया तो जब मैंने खत्म किया तो 4 ग्रुप्स मैंने खत्म कर दिए थे, वो भी टाइम से आधा घंटा पहले। देन मुझे रिग्रेट हुआ कि शायद मैं अगर उस एंजाइटी को कंट्रोल कर पाता तो शायद इससे और बेहतर कर पाता। मैंने बहुत अच्छा ध्यान दिया क्योंकि मेरे सबकॉन्शियस माइंड में सारा आंसर थे, और फिर माइक्रो भी दिया, सारा अच्छा से गया, भागा भी अच्छे से गया। फिर अल्टीमेटली जब रिजल्ट आया तो हमारा कल्चरल डे था, उस दिन कल्चरल नाइट था, और अचानक रिजल्ट आया। फिर रिजल्ट आने के बाद मैंने देखा तो आई गॉट ब्रिलियंट रिजल्ट उसमें, मतलब मेरा ऑनर्स आया था इवन फार्मा में, उस सब्जेक्ट में भी और पैथो में। तो मुझे तो सबसे पहले दिमाग में आया कि इन लोगों का कैसा है रिजल्ट, क्योंकि इनको मैंने डिस्टर्ब किया था बहुत उस रोज। अगर इन लोगों का रिजल्ट खराब आएगा तो लोग मुझे पीटेंगे कि तू खुद तो इतना अच्छा कर लिया। बट अल्टीमेटली हम सब अच्छे किए थे। और देन फाइनल प्रॉफ में ऐसा हुआ कि डर रहता है फाइनल प्रॉफ में, क्योंकि फाइनल प्रॉफ का सिलेबस होता है फर्स्ट प्रॉफ से लेकर लास्ट प्रॉफ तक, बहुत बड़ा सिलेबस होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं, और उसमें भी बहुत स्टेशंस होते हैं, मतलब 3-3 घंटे तक एग्जाम और उससे भी ज़्यादा होता है तुम्हारा जो प्रॉब्लम याद है ना, वो आउटडेटेड रहते हैं पूरा। तो वो लोग आउट ऑफ टच होते हैं, उनके बाद वो लोग सीनियर होते हैं बहुत, तो वो लोग सिर्फ क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाते हैं। तो फिर वो लोग हम लोग को उतना क्लिनिकल प्रैक्टिस हमारा नहीं होता है, उतना हम लोग क्लिनिकल प्रैक्टिस में एक्सप्रेस लोग नहीं होते हैं। फिर फाइनल ईयर पे क्योंकि सबको पता होता है हम लोग थ्योरी में फोकस होते हैं, हमें डिफिनेशंस वगैरह ये इस वगैरह, लेकिन जो एग्जाम लेने आते हैं ना वो लोग फिर उसी हिसाब से जो पैसेंट देखते हैं क्लिनिकल वे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस वे में फिर तुम्हें अब वो लोग को लगता है, वो लोग कभी कभार भूल ही जाते हैं कि ये लोग मतलब हमें अंडर ग्रेजुएट का एग्जाम ले रहे हैं या पीजी लेवल का ले रहे हैं। तो उसके अंदर में कभी कभार कोई फंस जाता है, जो फंस गया उसका काम खत्म हो जाता है। इसलिए फाइनल प्रॉफ ज़्यादा थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। बट फिर भी मुझे लगता है कि बैड लक होता है, बैड लक ही होता है, बट सब अच्छा बन रहता है। कोई भी ऐसा नहीं होता कि फाइनल प्रॉफ में ना पढ़े जाता है, बट ऑलमोस्ट कुछ फैक्टर्स है जो हम डिनाई नहीं करेंगे, कोई लक फैक्टर है, और ऑब्वियसली टीचर्स के हाथ में भी होते हैं। तो भैया आपका जो है आप जो है लाइसेंसी एग्जाम दे दिए आपने, और आपने इंटर्नशिप वगैरह कर लिया, तो आपका इंटर्नशिप का एक्सपीरियंस कैसा था आप लोगों का? इंटर्नशिप एक तो पहले हम जब फाइनल प्रॉफ पास करते हैं तो एक पास करने के बाद फर्स्ट टाइम जब लाइफ में डॉक्टर वाला बैच लगाने का मिलता है, तो एक तो अलग ही वाइब आता है शुरू में। मतलब हम आते हैं कि हमें लगता है कि पूरा अच्छा वाइब, बट इंटर्नशिप जो सोचे रहते हैं वैसा नहीं होता है। इंटर्नशिप होता है जब आप दो तरह से मैं इसको बोलूँगा कि एक आप सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हैं यहाँ पे, और ऐसा होता है कि आप अगर ना सीखना चाहो तो कुछ भी नहीं सीख पाओगे। वो सेल्फ इंटरेस्ट भी होता है, क्योंकि आपको पेपर वर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है, और फिर पेशेंट के साथ अगर आप खुद इंटरेक्शन नहीं करोगे तो फिर आप नहीं सीख पाओगे। तो पेशेंट के साथ इंटरेक्ट करना पड़ता है, और डिपार्टमेंट वाइज भी वेरी करता है। हमारे यहाँ जैसे कि 1 ईयर का होता है, 4 महीने का
है गायनी सर्जरी और मेडिसिन को डिवाइड किया हुआ करिकुलम हिसाब से। सर्जरी 19 वीक्स, मेडिसिन 19 वीक्स और गायनी 14 वीक्स ऐसे 65 डेज करके किया हुआ है। अब जैसे कि मेरा एक्सपीरियंस, मेरा गायनी से पहला था, मेरा फर्स्ट डे यहाँ पर ड्यूटी आवर्स होते हैं वो अच्छा ही होता है, मतलब हमें 12 आवर्स मॉर्निंग इवनिंग वो शिफ्ट होता है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो पहले तो हम यूज टू नहीं होते हैं कि नाइट में हर रात जागो, ऐसा नहीं होता, बट अच्छा से यहाँ पर करना पड़ता है। मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट है तो सुबह 8 से लेके शाम को 8 तक ड्यूटी, फिर राउंड के बाद कभी कभार आते वक्त 9-10 बज जाता था, फिर सुबह भी पंच के लिए लाइन लगो, फिर पंच के लिए भी दौड़ाते, मतलब दौड़ते रहो। मतलब एक पहले जो स्टूडेंट्स लाइफ रहता था वैसा लाइफ नहीं रहता है, बट इंटर्नशिप में एक मजा आता है कि आपको कुछ मतलब आपको प्रेशर नहीं रहता होता कि हर रोज ये पढ़ो, ऐसा नहीं रहता। पढ़ना तो है ही, फिर भी ऐसा प्रेशर नहीं रहता, आप अपने दिल से आप जिस चीज के लिए पढ़ाई की है उसको आप जी रहे होते हो। तो मुझे इंटर्नशिप बहुत मजेदार लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस वक्त हम जब मेरा गायनी था, मेरा शुरू में गायनी था, तो शुरू में तकलीफ हुई क्योंकि जो रूटीन था, अब कॉन्टिन्यूस 26 आवर्स में मैंने ड्यूटी की है, कभी कभार ऐसा हो जाता था कि 22 घंटे 23 घंटे ड्यूटी करना पड़ता था। तो फिर उसमें भी कभी कभार पेशेंट्स, अब जैसे कि हम गायनी में थे तो गायनी में तो इमरजेंसी डिपार्टमेंट बोलूँगा, क्योंकि डिलीवरी हो गया तो उसका तो कोई टाइम नहीं होता, तो हर हमेशा इमरजेंसी केस होता था, इमरजेंसी ओटी होता था। मुझे याद है मैं रात भर जगा हूँ 3 ओटी के लिए, रात भर फ्रॉम 9 PM to 4 AM मॉर्निंग में सारा रात ओटी में रहा हूँ, कॉन्टिन्यूस 3 ओटीज में। तो फिर इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हो गया। फिर जैसे कि सर्जरी है उसमें भी हमें नाइट केसेस बहुत आते हैं, RTA केसेस आते रहते हैं, ऑर्थोपेडिक्स से बहुत RTA केसेस आते हैं। फिर सर्जरी में मतलब सर जो एक्यूट इमरजेंसी है, एक्यूट एब्डोमेन का केस वगैरह बहुत आता है यहाँ पर, अपेंडिसाइटिस, पेनपेटाइटिस, गैलोस्टोन पेन, ये सब करके। फिर मोस्ट ऑफ द जगह देखा मैंने जो रात के जो ड्यूटी से हमने RTA केसेस बहुत देखा है यहाँ पे, वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो, और गायनी में जो प्रेगनेंसी का केस वगैरह होता है वही। और फिर मेडिसिन में यहाँ पर मेडिसिन पेडी, यहाँ जैसे कि मेरा पेडी का एक्सपीरियंस बहुत टफ था, क्योंकि पेडी एक तो क्रिटिकल डिपार्टमेंट भी है छोटे बच्चों के लिए, और सबके लिए वैसे भी सब डिपार्टमेंट क्रिटिकल, और पेडी कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर है, बहुत फेमस भी यहाँ का हमारे प्रोफेसर वगैरह। तो बहुत रश रहता था और इंटर्न्स हम वहाँ पे कम रहते थे, तो एक दिन में हम मतलब एक रात में हमें 40, 45, 50 पेशेंट का एक लोग फॉलोअप लेना पड़ता था, तो ये सारा टफ था। और फिर रात पर सोए नहीं रहते थे, उसके बाद कल का मॉर्निंग सेशन होता था, सेमिनार्स करने पड़ते थे, प्रेजेंटेशंस बनाने पड़ते थे, सब कुछ अच्छा, मतलब ये प्रेशर रहता था। महीने के अंत में थोड़ा बहुत पैसे मिलते थे, उससे खुशी मिलती थी, वरना प्रेशर रहता था। फिर मेडिसिन में डेंगू का जब माहौल आता है तो यहाँ पर बहुत रश होता है, मतलब और डिपार्टमेंट में एक इंटर्न के ऊपर करीब 25-25, 20-20 पेशेंट्स मिनिमम रहते हैं, हम सबका फॉलोअप लो, आवरली फॉलोअप लो, चार्ट्स मेंटेन करो, तो हर कुछ मिला के एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। मेरा एक वो है, मतलब एक नॉलेज वो जो सीखा मैंने यहाँ पे इंटर्नशिप में एक घटना से, कि मैंने एक पेशेंट मुझे मिला था, तो मुझे लाइफ टाइम गिल्ट रहता उस चीज़ का, बट कुछ दिन पहले उस चीज़ का गिल्ट मेरा खत्म हो गया, क्योंकि एक पेशेंट मिला था स्नेक बाइट का, एक लेडीज थी, तो वो स्नेक बाइट का उसको स्नेक बाइट किया था। तो फिर वो आई, तो मेरा इवनिंग ड्यूटी था, तो करीब 5 बजे 6 बजे आई, 6 इमरजेंसी से ऊपर आते 7 बज गया था लगभग, मतलब ऐसा ही कुछ था, मेरा खत्म होने वाला था। फिर हमने जब स्नेक बाइट के साथ आता तो हम ब्लड कोगुलेशन टेस्ट करते हैं 20 मिनट्स पर टेस्ट, तो हमने वो किया, ब्लड क्लॉट हो गया नॉर्मली टाइम में। तो हमें लगा, मुझे लगा पर्सनली, तब हमारे सीनियर को मुझे लगा कि ये नॉर्मल है, तो मैंने सीनियर को बोला कि ब्लड क्लॉटिंग टेस्ट नॉर्मल है, फिर भी उसने बोला कि ऑब्जर्व करो। बट मेरे से क्या हो गया कि मैंने उस पेशेंट पार्टी को बोला कि ये नॉन पॉइजन स्नेक है। फिर विदिन फ्यू सेकेंड्स मेरे दिमाग में स्ट्राइक किया कि इट कुड बी नॉन हेमाटोटॉक्सिक नहीं होकर न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है। तो फिर मैंने थोड़ी देर के बाद मैंने उसको ऑब्जर्व किया 10 मिनट में कि उसका पेशेंट उसका स्वेलिंग ऑफ स्पीच शुरू हो गया है, फिर उसको और सिम्टम्स आने लगे। तो मैंने तुरंत ही उसको काउंसलिंग किया कि आपको ऐसा एंटीवेनम को देना पड़ेगा, एंटीवेनम, और आपको पेशेंट डिटोरेट करेगा तो ICU भी जाना पड़ सकता है। फिर वो लोग भी डिसीजन करते करते थोड़ा देर किया, पर मैंने कॉन्टिन्यूस काउंसलिंग किया, तो मैंने सीनियर्स को भी बोला कि ऐसा ऐसा। फिर हमने पेशेंट खराब हो रहा था, फिर हमने उसका ICU में शिफ्ट किया, उसको इंट्यूबेट करना पड़ा। तो मुझे ये लग रहा था कि पता, मैंने उस पेशेंट को कॉन्टिन्यूस मॉनिटर किया 2-3 दिन तक। फिर उन्होंने यहाँ से डिस्चार्ज लेके चले गए रिस्क बॉन्ड पे खुद से। तो मुझे ये गिल्ट रह रहा था कि वो पेशेंट का क्या हुआ, बट लकीली भगवान ने मुझे दिखाया कि गिल्ट में मैं रहकर ना जाऊँ। मैं 2-4 रोज पहले यहाँ पे शॉपिंग करने गया था, तो मैं जिस दुकान में गया था वो दुकानदार उस लड़के का उस
लेडीज़ का बेटा था, उसने बोला कि डॉक्टर मैं आपको पहचानता हूँ, आपने मेरी माँ की ट्रीटमेंट में वो किया था। फिर मैंने उनसे पूछा तो अल्टीमेटली वो अच्छी है और उन्होंने बहुत थैंक्स किया कि आप लोगों ने टाइम पे मेरी माँ को ICU में सब कुछ किया और बहुत हमारे कॉलेज में भी आपका ट्रीटमेंट बहुत अच्छा हुआ। तो एटलीस्ट ये रहा कि चलो मैंने उस दिन से ये सीखा कि कैसे अब काउंसलिंग कब कैसे करना पड़ता है। और फिर उस दिन से मैंने सीखा कि किस चीज़ मतलब स्नेक बाइट का केस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। उस दिन से मैंने बहुत स्नेक बाइट के केस को क्वालिफाई किया है। काउंसलिंग तो बहुत जरूरी होता है, मतलब काउंसलिंग सबसे ट्रीटमेंट का सबसे पहला ही पार्ट होता है काउंसलिंग। अगर तुम बोलता है ना, हमें भी क्या होता है, हमें बुखार लगता है, लेकिन जब हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो सुन के ही कभी कभार होता है ना कि थोड़ा बहुत सीकनेस कम हो जाता है। तो जो होता है डॉक्टर जो वे ऑफ काउंसलिंग होता है, तो इसी कारण से मतलब पेशेंट भी एक ट्रस्ट बन जाता है। तो काउंसलिंग सबसे इम्पोर्टेंट, जैसे बोला हम मेरे साथ भी बहुत सारा, जैसे मैं एक स्टोरी छोटा शेयर करूँगा। मेरे इंटर्नशिप स्टार्ट होने से पहले जब मैं MBBS हमारे यहाँ पे जब एग्जाम हो जाता है, प्रॉफ खत्म हो जाता है, फिर 1 महीने लगता है, 30-35 डेज लगता है रिजल्ट आने में। तो उस वक्त हम लोग घर जाते हैं, घर गया था मैं। फिर वहाँ पे जब रिजल्ट आया था तो अब हम लोग MBBS पढ़े हुए हैं, तो छोटे से एक सपना था कि अब डॉक्टर बन जाऊँगा। इसी के लिए तो आगे नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए इतना मेहनत की, इतना रातों तक सोए नहीं, मतलब खाने पीने का कुछ नहीं था, घर से 7 साल दूर है। तो जो खुशी होती है, और वो हमसे भी ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा मेरे पापा को, मेरी माँ को, मतलब मेरा बेटा डॉक्टर होता है, पहला डॉक्टर है। तो फिर मैं जब घर पे था तो मैं एक NGO भी चलाता हूँ वहाँ पे, जो ब्लड वगैरह देते हैं वहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं वही उसी कारण से घर से बाहर निकला हुआ था। तो तभी रिजल्ट आया, तो मुझे अभिषेक ने फ़ोन किया, रिजल्ट क्या हुआ ब्रो, मतलब हमारे लैंग्वेज में कैसा हुआ रिजल्ट बोला। फिर मैंने बोला रिजल्ट आ गया, मुझे तो पता नहीं। फिर मैं वहाँ पे नेट नहीं था, बाहर आया, नेट खोला, फिर इसके बाद देख रहा हूँ सब कम्युनिकेशन कर रहे, मुझे धक्का बना क्यों क्या। फिर मैं जाके अपना पहले रिजल्ट चेक किया। फिर मैं बोला कि रिजल्ट देखा पास, फिर वहीं पे मैं बैठ गया पहले तो। उसके बाद अब सबसे पहले मैं पापा और मम्मी को बोलने वाला था, लेकिन फ़ोन नहीं किया क्योंकि मुझे उन लोगों का मतलब एक्सप्रेशन देखना था। क्योंकि मैंने जो अचीव किया उन लोगों को भी बहुत, वो लोग भी मेरा बेटा बड़ा हो गया, डॉक्टर होगा, तो मुझे वो उनकी चेहरे पे खुशी मतलब एक देखना था। तो सालों से मैं क्या हुआ, मैं बाइक ले गया था। मैं रिजल्ट आने से मैं भूल ही गया मैं बाइक लेके आया। मैं बाइक छोड़ के मैं मेरे घर से हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल 10 मिनट दूर है। मैं रास्ते में ऐसे होता है दौड़ के जा रहा हूँ, बाइक भूल गया, मैं दौड़ के जा रहा हूँ खुशी से। मैं पास हो गया, बोल गया रास्ते में इंसान एक क्यों दौड़ रहा है, मैं दौड़ रहा हूँ उसे, रास्ते में दौड़ के गया। फिर पापा थे, माँ थी, फिर मैंने बोला जोर से चिल्ला के, फिर माँ पापा क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है, आप क्यों रहे, दौड़ के आया था। मैंने बोला मैं पास हो गया बोल के। मैंने लाइफ में पापा को शायद पहली बार हम किया होगा, मैं पास आया बोल के। वो मेरा बेस्ट करते रहे, क्योंकि हम लोग पापा को इजीली हम नहीं करते, लेकिन उस दिन मेरा बहुत पापा बहुत प्राउड हुए। फिर उसके बाद मुझे बहुत खुशी लगा, मैंने पहली बार पापा से हेल्प किया। उसके बाद वो जो इमोशनल था ना वो फिर अलग ही था। फिर उसके बाद यहाँ आया, फिर इंटर्नशिप ज्वाइन किया। फिर इंटर्नशिप में ये सीखा कि जो हम पढ़ते हैं ना, जब से तुम लोग अभी स्टूडेंट हो, तो अभी तुम खुद पे डिपेंडेंट हो, मतलब तुम पढ़ोगे वही हिसाब से तुम्हारा आउटकम होगा, रिजल्ट होगा। लेकिन जब तुम इंटर्नशिप करोगे ना, तो जो टीम वर्क बोलते हैं ना, जो टीम वर्क, उसके बाद तुम्हारा कॉलीग, अभी तुम्हारा भी दोस्त है वहाँ पे कॉलीग होता है, तो तुम्हारा कॉलीग कैसे बिहेव करता है उस पर भी सब कुछ तुम मतलब उस पर भी डिपेंड करता है। अभी क्या पढ़ रहे हो, तुम जाओगे एग्जाम में डिलीवर करोगे, तुम पास हो जाओगे। लेकिन अगर तुम इंटर्न में तुम सिर्फ काम कर रहे हो, तुम्हारा कॉलीग नहीं काम कर रहा है, तो फिर अल्टीमेटली वहाँ पे तुम्हारा भी फेलियर होगा। इसलिए वहाँ पर एक टीम वर्क होता है, एक जॉब इन्वायरमेंट अलग हो जाता है, तुम्हारा जो प्रेशर होता है कैसे तुम प्रेशर हैंडल करोगे, वो सब MBBS इंटर्नशिप में तुम बहुत अच्छे से सीख पाओगे। इसके बाद दोस्तों के साथ कैसे कोप अप करना है, कोई कम कर किसी को कम आ रहा है, ये तो नहीं कि सबको एक ही हिसाब से होगा, किसी का कम कलेक्टिव ग्रोथ करना वहाँ पे वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही अकेले रेस में दौड़ कर यहाँ पर खुद नहीं जीत पाओगे, ये रेस नहीं है। और मैं एक चीज देना चाहूँगा, एक मिनट टाइम, कि ये जो अभी ग्लोबली ये मसला चल रहा है कि तुमने बोला कि पेशेंट्स कैसे होते हैं। पेशेंट्स अल्टीमेटली मैंने ये फील किया कि दे ट्रीट लाइक गॉड, ठीक है, बट उन इमोशंस हैं। तो पेशेंट, जब हम किसी पेशेंट को, कोई पेशेंट मर जाता है या कोई दुर्घटना हो जाती है वैसे, तो वहाँ पर जो हमने कंडीशंस मैंने भी फेस किया बहुत। मेरे लास्ट प्लेसमेंट ICU प्लेसमेंट थे, और ऐसे मैंने फेस किया कि मुझे कितने बार मैं मेन रूट से नहीं आ पाया हूँ,
मुझे पीछे रहना, क्योंकि वो जो वायलेंस है, ये डॉक्टर्स के ऊपर जो वायलेंस है, ये चीज़ मैंने भी फेस किया है। और ये चीज़ को मैं तुम्हारे चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ, जो देखते हैं लोग, कि हम तो ट्रीटमेंट करते हैं, हम एज ए डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता अपने पेशेंट को कि हम पेशेंट मेरा हार्म हो या पेशेंट मेरा खराब हो, बट हर चीज़ हमारे हाथ में भी नहीं होता है। और कुछ चीज़ पेशेंट का भी बॉडी है, हर बॉडी का रिस्पॉन्स सेम मेडिसिन में भी डिफरेंट होता है। सो जो पेशेंट के उसके बाद जो रिएक्शंस होते हैं पेशेंट पार्टी को, तो हमें इसलिए लगता है कि हमें भगवान मत बनो, हम चाहते हैं कि ठीक हम इंसान ही रहें और हम चाहें कि हमारा पेशेंट अच्छा हो जाए, बट जो डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस है, इसको बंद होना चाहिए, ये चीज़ थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग हैं जो पूरा ट्राई करते हैं। हाँ ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ पैसे के लिए नहीं पढ़ते, बहुत ही वो मिसकॉन्सेप्ट है जब हम सुनने को मिलता है कि तुम लोग पैसे लेते हो। देखो, पैसे के लिए कोई भी डॉक्टर, पैसे इज आउटकम, पैसे इज द सेकेंडरी थिंग, बट कोई भी डॉक्टर का जो इनर सेटिस्फैक्शन उम्मीद का होता है जब वो उसका पेशेंट का ठीक हो जाता है, वो पेशेंट उसका हैप्पी हो जाता है। सो ये मैं अपील करूंगा कि अभी जो ग्लोबली चल रहा है, नहीं सिर्फ इसी कॉलेज की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग भी दूसरे कॉलेज में जाओगे, यूनिवर्सिटी में जब जाओगे या हॉस्पिटल्स में, हर हमेशा नेपाल, इंडिया, हर जगह यही चल रहा है कि डॉक्टर्स के ऊपर का वायलेंस बढ़ रहा है प्रतिदिन। सो इसके लिए हमें भी एज अ सिविलाइज्ड सिटीजन्स वो भी देखना पड़ेगा कि डॉक्टर्स आर नॉट गॉड, दे ट्राई देयर बेस्ट एवरी टाइम दे कैन डू। इससे एक याद आ रहा है मुझे, मैं भी इंटर्स में जब पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में था, तभी एक मतलब हमारे वहाँ पे CS हुआ था, एक मदर थी, उसको मतलब 7-8 और एबॉर्शन हो गया था। तो उसके बाद 7-8 एबॉर्शन के बाद पहला बच्चा था। तो उस मतलब पेशेंट को, माँ को था डायबिटिक मदर थी। तो फिर वो बच्चा जो हुआ था वो भी मतलब 4200 ग्राम का ऐसा ही हुआ होगा। फिर उसको मतलब माँ को जो डायबिटीज था तो क्राइटेरिया पड़ रहा था कि उसको एडमिट करना होगा, और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम भी था मतलब उसको। तो फिर उसको एडमिशन किया हमने NICU में। फिर उसके बाबा वगैरह, माँ वगैरह, माँ तो एडमिट थी नीचे, बाबा आते थे। फिर मैं ड्यूटी डॉक्टर था, तो वो मतलब कैसी है मेरी बेटी, मेरे साथ ऐसे 7 बच्चों के बाद ये हुई है, आप एक बार देख देना। तो मैं रेगुलर फॉलोअप में था, कंडीशन बोल रहा था। फिर कुछ 1 हफ्ते 10 दिन रही, हम लोगों ने वही CBG में मेंटेन करते थे। फिर उसके बाद वो ठीक हो गई। फिर एक दिन मैं वहाँ कॉलेज के कुछ काम से आ रहा था, 1 हफ्ते पहले, तो वो उसके बाबा थे, उन्होंने मुझे पहचान, वो तो छोटी बच्ची थी तभी तो पहचान में नहीं, मतलब अब तो पहचान में नहीं आ रही थी। फिर वो डॉक्टर ने मतलब वो पेशेंट ने बोला कि सर, एक्सक्यूज मी, बोला क्या हुआ, वो मतलब वो बोला कि सर आप शायद मुझे भूल गए हो, आप जब पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट में थे, मैंने बोला था 7 ऐसे मेरा बच्चा खराब हो गया है, बहुत दिनों के बाद हुई है ये, तो आपने बहुत केयर किया था, यही है वो। फिर उसको देख के फिर मुझे जो अंदर से जो हैप्पीनेस आया था ना, मतलब फिर उसके ऐसा बहुत हाथ दिया, उसके बाद जो अंदर से फीलिंग आता है ना, वो ना बहुत एक्सपीरियंस तुम लोगों को मिलेगा जब तुम लोग बाहर घूमोगे, बहुत पेशेंट ठीक बोल रहे हैं, तो तुम्हें देख के तुम ऑब्वियसली हर पेशेंट को याद नहीं रख पाते हम लोग भी, तो फिर कुछ याद रह जाता है। फिर वो लोग तुम्हें देखेंगे, फिर तुम्हें जो वो जो फीलिंग है, दैट्स बियॉन्ड एनीथिंग, वो कभी किसी से। तो भैया जो MBBS जर्नी है वो बहुत ही हेक्टिक है और ये बहुत लंबी जर्नी है। तो इस दौरान जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है अलग अलग थॉट्स आते हैं और स्ट्रेस आते हैं, तो वो चीज़ को कैसे मैनेज करना है आप बता सकते हो? इसका आंसर जैसे क्रिकेट में चेस मास्टर कोहली होता है ना, ऐसे यहाँ पे हमारा स्ट्रेस मास्टर अभिषेक है, वही बोलेगा अच्छे से। अच्छा, ऐसा स्ट्रेस जब हम एडमिशन कराते हैं, मेरे लिए ये बहुत एक इम्पोर्टेंट इश्यू है, क्योंकि मैं ओवर कंसर्न हूँ मेरे स्टडीज और इसके लिए, तो इसके ओवर कंसर्न होके भी मैं स्ट्रेस रहता था। मैंने हर हमेशा अच्छा ही किया है, मेरा एक गिल्ट रहता था कि मैंने सपोज अच्छा नहीं कर पाऊंगा, बट मैंने 100% हमेशा दिया अपना, तो ऊपर वाले की, भगवान की कृपा से अच्छा ही सब कुछ किया है। फिर भी एक जो स्ट्रेस वो फैक्टर कैसा है कि तुम सेल्फ काउंसलिंग करना पड़ता है। मैं हर हमेशा मुझे लगता था कि मैंने इतना पढ़ा फिर भी इट्स नॉट इनफ, और शायद कल मैं जाऊं तो ये भूल जाऊं या ब्लैक आउट जाऊं, ये जो होता है ना ओवर थिंकिंग, ये चीज़ इस कारण से मुझे एकेडमिक में इस कारण से बहुत वो हुआ है, सफरिंग्स हुआ है, क्योंकि बहुत जो मेन एग्जाम होता था, तो अपने जब एग्जाम से पहले मैंने कुछ देर पहले अपने एग्जाम का बात बोला था कि मुझे एंजाइटी हो गया था, जबकि मैंने अच्छे से ही पढ़ा था उसको। मैंने उसी एग्जाम में मैंने उसी सब्जेक्ट में मेरा ऑनर्स भी मुझे मिला, फिर जबकि मैंने अच्छे से पढ़ा था, मैंने ना पढ़े एग्जाम दिए फिर भी अच्छा किया, बस मैं खुद का वो स्ट्रेस तब कंट्रोल नहीं कर पाया। तो मैंने
अपने आप को फिर भी एडेप्ट बहुत किया। जब मैं फर्स्ट ईयर में स्ट्रेस लेता था, मैंने लास्ट तक स्ट्रेस आते आते बहुत कम किया। इसके लिए बहुत मेथड्स मैंने किए हैं। मैंने कई बार अपने सीनियर्स, अपने टीचर्स के भी गाइडेंस लिया मैंने यहाँ पे, और फिर मैं जाके वो साइकेट्री डिपार्टमेंट में कब एक दो बार मैंने वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह किया है। और एक होता है कि जब आप घर से दूर हो इतना, तो यहाँ पर हो जाता है कि you have फ्रेंड्स ऑब्वियसली एज योर फैमिली, लेकिन you miss your parents, you miss someone that can stay with you every time। तो वो चीज़ होता है जो हम फॉरेनर्स को यहाँ पर फील होता है, स्पेशली जो सेंसिटिव होते हैं जो बंदे। तो फिर उसके लिए मैं एक स्पिरिचुअल बंदा भी हूँ, तो स्पिरिचुअलिटी हम यहाँ पर फेस्टिवल्स वगैरह भी सेलिब्रेट करते हैं, दिवाली वगैरह। तो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि जो हमें गाइड करते हैं वो ऊपर वाला भगवान, वो ऑब्वियसली हमें देख रहे हैं। तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी मैं थोड़ा झुका हुआ। उसके बाद थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह भी किया, और ये सब करते अल्टीमेटली ऊपर नीचे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट मैंने सेल्फ मोटिवेशन, जो कि यू हैव नथिंग टू लूज, एवरीथिंग एवरी टाइम यू लर्न समथिंग, ये जो बात बोली है, तो यही चीज़ फॉलो करते गया। और धीरे धीरे खुद को ही काउंसलिंग करता गया कि नहीं, यू आर डूइंग वेल। तुम जब अगर हारोगे भी तो कुछ सीखोगे ही। ऐसा करते करते स्ट्रेस मैनेज करने का सीखा। अल्टीमेटली टोटली नहीं हुआ अभी भी, फिर बट आई एम डूइंग देखा, इसलिए मैंने बोला था कि क्रिकेट में कोहली चेस मास्टर, यहाँ पे हमारा अभिषेक है स्ट्रेस मास्टर ऑब्वियसली। तो भैया आप लोग का तो यहाँ पर खत्म हो गया MBBS, तो आगे का क्या प्लान है आप लोगों का? अब प्लान तो बहुत सारा है, लेकिन अब देखें क्या होता है। मेरा तो अभी पहले फिलहाल कल जा रहा हूँ फाइनली, फिर उसके बाद सोचा है 1 ईयर हमारे वहाँ PG करने से पहले 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस लगता है। फिर उसी दौरान मुझे मतलब मेरा इंटरेस्ट है सर्जरी में, सर्जरी की तरफ झुका भी ज़्यादा। हेपाटोलॉजी सर्जरी में मुझे आगे पढ़ाई करने का मतलब वो है, तो शौक से देखिए, अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो मैं अभी अपना डिपार्टमेंट नहीं डिस्कस करूँ तो अच्छा है। फिर भी अब ऐसे जाने के बाद उसको गायने में थोड़ा इंटरेस्ट जाने के बाद मुझे अभी ऐसे एक 1 ईयर जो मैंडेटरी हमारा एक्सपीरियंस लेना पड़ता है वो लेना ही पड़ेगा, और विद इन दैट ड्यूरेशन साथ में पढ़ना भी पड़ेगा। क्योंकि अभी ऐसे MBBS करते करते तो बहुत हमने MBBS ही हमारा थोड़ा एक्सटेंड हो गया है कोविड के कारण से। फिर इसलिए अब PG भी करना है, और साथ साथ फैमिली को भी देखना पड़ता है। तो फैमिली में अब साथ साथ जॉब भी करना पड़ता है। अब हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे या सिर्फ ये जॉब करेंगे तो नहीं होगा, दोनों साथ साथ करके होपफुली अब देखते हैं कौन से डिपार्टमेंट में डिस्क्लोज नहीं करो, तुम लोगों को पता चल जाएगा। हमारा जो है इंडिया में जाने के बाद हम लोग को 1 साल इंटर्नशिप वहाँ भी करना होगा। तो आप लोगों का क्या है? आप लोगों का नहीं इंटर्नशिप नहीं बोलते हम, हमें बोलते हैं जैसे कि हम लाइसेंस अप्लाई कर जाने पे हमें लाइसेंस मिलेगा, और उस लाइसेंस मिलने के बाद जिस दिन से मैं जॉब करूँगा, जॉब मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि उस स्रोत से मेरा 1 ईयर एक्सपीरियंस काउंट होगा। और अगर मैंने 1 ईयर एक्सपीरियंस नहीं किया होगा तो मुझे PG के एग्जाम में मतलब PG के भी क्लिनिकल्स एग्जाम होते हैं, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में मुझे MD करने के लिए, मुझे MD/MS करने के लिए 1 ईयर जैसे माइक्रोबायोलॉजी में कर सकता हूँ, लेकिन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स वगैरह जो होते हैं ना, जैसे सर्जरी, मेडिसिन, गायनी, इसमें मैं विदाउट 1 ईयर वर्किंग एक्सपीरियंस वहाँ नेपाल में हाँ वो एक्सपीरियंस करना पड़ेगा किसी भी रजिस्टर्ड हॉस्पिटल में। तो भैया आपने टाइम दिया हमें बहुत अच्छा लगा, और आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेना चाहेंगे। तो एक आखिरी क्वेश्चन है कि आप आने वाले जूनियर्स और हमें जो है क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से? एडवाइस तो भाई टॉपर से ही लो, हमसे एडवाइस अच्छा ठीक है, मैं बोलता हूँ एडवाइस। मैं मेरे लाइफ के जो 6 इयर्स का जर्नी है इसमें मैं कुछ यही बताऊंगा कि हम लोग पढ़ने आए हैं यहाँ पे, तो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग यू हैव टू स्टडी। सो डोंट इंडल्ज योरसेल्फ इन अदर एक्टिविटीज जो तुम्हें हार्म करे। बहुत कुछ हो सकते हैं जो ऑब्वियसली सबको पता है, तो ये चीज़ पढ़ाई पर ध्यान देना ही है, और साथ ही साथ इस ड्यूरेशन को भी अच्छे से एंजॉय करना है, ये मैं बोलूँगा। क्योंकि मैंने ये चीज़ बाद में सीखी, मैंने पहले 2 इयर्स मैंने बहुत पढ़ाई किया, और फिर ये देखा कि खुद पर स्ट्रेस रख के ये मज़ा नहीं आता है। सो इसके साथ में जीना है, दोस्तों के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप रखो, क्योंकि यही चीज़ तुम अपने जवानी का मोस्ट ऑफ द ईयर्स यहीं पर बिता रहे हो, तो ये चीज़ बाद में जाके तुम यही मिस करोगे फिर। तो अपने लाइफ दोस्त के साथ अगर एक अच्छा संबंध बनाओ कि हम लाइफ टाइम उसको रख सकें, ये एक अच्छा है। क्योंकि आइसोलेट होके भी नहीं रहना है,
दोस्त के साथ अच्छा रखना है, खुद को एक्सप्लोर करो, तुम्हें कुछ अच्छा लगता है। बहुत ऐसे दोस्त हैं हमारे जो यहाँ पर आके कुछ मतलब को करिकुलर एक्टिविटीज़ में एक्सप्लोर हुए हैं, कोई अगर कुछ एक्सपीरियंस है, सब खुद को एक्सप्लोर करना चाहिए। ये 3 चीज़। और एक मेरा ये रहेगा कि अपने आप को जस्ट इम्प्रूवाइज करो, लेकिन उसमें खुद को बर्न आउट मत करो कि मैं मेंटल पीस को बर्न आउट करूँगा। नहीं, तुम यहाँ पर रेस में नहीं हो। नो वन विल केयर व्हाट यू आर डूइंग हियर। तुम कितना भी कुछ करो, अगर लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, एक गाना भी है। सो तुम खुद पर ध्यान दो, और ये नहीं कि वो क्या कहेंगे, ये क्या कहेंगे। डोंट मिस आउट एनी अपॉर्चुनिटीज, बट बाकी एक ऊपर भगवान पे भी भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि हर कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं रह सकता है। और यही है। और बाकी मैं भी यही बोलूँगा, मतलब अब स्ट्रेस होता है, मतलब मेडिकल में सब हर जगह स्ट्रेस है, लेकिन हमारे प्रोफेशन में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेस है। तो फिर मैं बोलूँगा कि ऑलराउंडर रहो, सब कुछ करो। ऐसा नहीं कि फिर ये जो हमारा जो टाइम डू नॉट वेट फॉर एनीवन, मतलब जो तुम ये जा रहे हो ना, ये टाइम कभी वापस नहीं आएगा, इसलिए एंजॉय करो। लेकिन ये मेन पढ़ाई जो तुम जिसके लिए आए हो वो कभी मत भूलना, बाकी सब कुछ करो। जैसे मतलब तुम्हें फिजिकल फिट भी रहो, ये नहीं कि पढ़ना है 20 घंटे पढ़ रहे हो, सो नहीं रहे हो, साउंड स्लीप नहीं है, हेल्थ अच्छा नहीं है, तो तुम सिर्फ कुछ नहीं होगा तुम्हारा। अल्टीमेटली तुम्हें वो एग्जाम के आगे तुम्हें स्ट्रेस होगा, तुम एग्जाम देने दे पाओगे, क्लास नहीं जा पाओगे, सब कुछ करो। मतलब पढ़ाई अपना टाइम रखो, बाकी सब चिल करो लाइफ में। अब ये टाइम आएगा नहीं आएगा, अब गया जो गया सो गया, चिल करके बेस करो। मैं बहुत अच्छा लगा तुम लोगों से बात करके। शायद हम लोग अब कुछ रोज में चले जाएंगे, अब ये सब मिस करेंगे, इसलिए जूनियर्स के साथ भी तुम लोग भी ऐसा ही सीनियर जूनियर ऐसा रिलेशन रहे, ये भी हम चाहते हैं और ये रहे। भैया हम लोग बहुत लकी हैं कि आप लोगों के जैसा सीनियर मिला हमें, और आप सच में ऐसा नहीं, आपने गाइड किया हम लोगों को, और कभी जब भी प्रॉब्लम आया, जब भी कुछ इशू आया तो आपने हेल्प किया, तो उसके लिए भी थैंक यू सो मच। और वी विल रियली मिस इस सीन हम सब बखते भैया, मतलब कितना भैया का हमने ऐसे किया होगा, फिर तब हम एंजॉय करते थे। अभी मुझे अब इमोशनल हो रहा हूँ। मुझे लगता था कि मैं नहीं हो पाऊंगा इमोशनल, क्योंकि ठीक है होता है, बट अभी अब जैसे कि आप देख रहे हैं भैया की आंखों में थोड़ा थोड़ा आंसू आ चुके हैं। हेलो